है। इसलिए सत्ता में आने का, सत्ता में रहने का बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है। इन 9 सीटों के ऊपर बीजेपी की हार तय मानकर चल रहे हैं सपा खेमे के लोग, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक प्रभावशाली नजर आती थी, उसका रुतबा और कद लगातार कम होगा और साथ में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश, बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगता हुआ नजर आएगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, उसका ठीकरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम चेहरे और या यूँ कहें कि NDA की समर्थित सभी दल भारतीय जनता पार्टी पर उसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। CM योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह से गाज गिरती हुई नजर आई। तो अब ऐसे में क्या CM योगी आदित्यनाथ अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए उपचुनाव में पूरी तरह से मेहनत करते हुए नजर आएंगे और किस तरह से यहां पर उत्तर प्रदेश की सियासत में समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो अखिलेश यादव पूरी तरह से पूरा जो जाल है वो पूरी तरह से बिछाते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर ये चर्चाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं कि 5 सीटें उनकी जिताऊ सीटें हैं और अन्य जो 4 सीटें हैं उस पर भी जीत का दावा अखिलेश यादव जिस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उनकी रणनीतियां मजबूत हैं, उनके इरादे नेक हैं और उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डालने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में या यूं कहें कि राजनीतिक मैदान में जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा है, उसकी चर्चाएं लगभग होती हुई नजर आई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो अब उपचुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां तेज होती हुई नजर आएंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव का दौर देखा गया तो राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती हुई नजर आई, लेकिन देखा जाए तो फैजाबाद से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर झटका लगता है और यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। क्या लगता है, क्या जिस तरह से आश्वस्त यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी देती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, उत्तर प्रदेश में इस समय बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो सियासी माहौल है पूरी तरह से गर्म दिखाई पड़ता है, पूरी तरह से जो है इस समय अपने चरम पर जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार जो पार्टियां हैं वो दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं कि भाई किसकी मजबूती ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। चूँकि उपचुनावों का जिक्र हम कर रहे हैं, उपचुनावों में कोई ये नहीं होता है कि तमाम सीटों के ऊपर चुनाव होता है। ऐसी सीटें होती हैं जो या तो छोड़ी गई होती हैं या कह सकते हैं कि उन सीटों को, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई लोग जो हैं वो सांसद बन गए, इसलिए विधानसभा की सीटें खाली हो गई। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर लगातार इस नज़र से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी है क्या वो अपनी बादशाहत को कायम रख पाती है। लगातार 2 चुनावों में अगर लोकसभा की बात करें और 2 चुनावों में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें, 4 चुनावों में लगातार बीजेपी ने खुद को दूसरे दलों से बेहतर कह सकते हैं कि आगे बढ़ाया है। लेकिन तीसरे चुनाव आते आते लोकसभा के बीजेपी कहीं बिखरती हुई से नजर आई, क्योंकि आप देखें 63 सीटों में से बीजेपी की हाथ 32-33 सीटें लगी हैं, जो ये बताता है कि जो रुतबा बीजेपी का अभी तक उत्तर प्रदेश में था वो लगातार कमजोर हो रहा है। इसी से जुड़कर देखा जा रहा है कि विधानसभा में भी क्या बीजेपी अब कह सकते हैं कि पीछे हटती हुई नजर आई, खिसकती हुई नजर आई, क्योंकि लगातार दावे तो किए जा रहे हैं ये जो 9 सीटें हैं उनके ऊपर जीत बीजेपी दर्ज कर सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव और ये इंडिया गठबंधन एक तरीके जिस तरह का गठजोड़ करके चल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप देखिए इसी गठजोड़ का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को लगभग 43-44 सीटें मिली हैं। इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, सपा और तमाम जो छोटे मोटे दल हैं अगर वो साथ रहे तो यहाँ बीजेपी को हराना उनके लिए आसान हो सकता है। और इसी तर्ज पर लगातार सपा काम भी करे। आप देखिए पीडीए का जो नारा सपा देती है उसमें इस बार भी देखा जा रहा है कि 9 में से 4 जो उनके प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी नजर आते हैं। तो हर वर्ग को साधने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर हम स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखें उसमें आजम खान का नाम निकल के सामने आता है, तो बड़ा स्पष्ट कह सकते हैं कि संदेश है सपा का कि वो मुस्लिमों का हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं, मुस्लिमों का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आप देखिए मुस्लिमों ने भी कह सकते हैं, मुस्लिम समुदाय ने भी बीजेपी के मुकाबले सपा पे ज़्यादा भरोसा दिखाया। आप देखिए 2022 के चुनाव में
लगभग 80% जो मुस्लिम वोट थे वो समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। 2024 की बात करें तो लगभग 90+ वोट जो हैं वो सपा की झोली में आते हैं। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से लगातार सपा ये कह रही है कि भाई हम उत्तर प्रदेश में बेहतर पोजीशन में है, लीडिंग पोजीशन में, और यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई अब जगह बच नहीं रही, क्योंकि जो वायदे बीजेपी ने किए थे उन वायदों के ऊपर बीजेपी खरा नहीं उतर पा रही है। इसलिए सत्ता में आने का, सत्ता में रहने का बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है। इन 9 सीटों के ऊपर बीजेपी की हार तय मानकर चल रहे हैं सपा खेमे के लोग, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होता है जी, तो आप ये मानकर चलिए कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक प्रभावशाली नजर आती थी उसका रुतबा और कद लगातार कम होगा, और साथ में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश, बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है। और देखा जाए तो जिस तरह से ये उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो उपचुनाव में एक ऐसा विषय है, या यूं कहें कि एक ऐसी सीट है जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वो सीट है करहल की। करहल की वही सीट है जहाँ से अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव लड़कर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब हाथ आजमाते हैं कन्नौज से, जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव आश्वस्त हो जाते हैं, लड़ने के लिए मैदान में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जीत दर्ज करते हैं, तो वो सीट खाली हो जाती है। लेकिन उस सीट पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव को यहाँ मौका दिया गया, तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव की अगर वापसी समाजवादी पार्टी के अंदर होती है तो अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी उस सीट से बेझिझक होकर यहां पर उतारती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं है। अपर्णा यादव की तरफ से भी इस बात को लेकर या इस मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में, या यूं कहें कि उपचुनाव के माहौल को देखते हुए अपर्णा यादव को महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया है, वो भी कहीं ना कहीं एक विचार करने वाला विषय यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर अपर्णा यहां पर मैदान में उतर जाती तो क्या ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता था? क्या अनुजेश एक कमजोर प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव के आगे? सर, यही हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्या अनुजेश यादव एक बेहतर उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव के सामने? क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर अपनी सीट, अपनी छोड़ी हुई सीट अगर तेज प्रताप यादव को दी है तो बहुत सोच समझ कर ही दी होगी। तो अनुजेश यादव को लाना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होगा? देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह की उनकी मजबूती है, किस तरह से उनका वहाँ पर कद है, किस तरह से जो मतदाता हैं क्या उनको वो लुभा पाएंगे। देखिए, तीनों चीज़ों में अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुजेश का तुरंत चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से उतना बेहतर नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वो 2-4 महीने पहले से तैयारी करते, 2-4-6 महीने से लगातार लोगों से जाकर मिलना जुलना शुरू करते, तो शायद एक माहौल डेवलप कर सकते थे। तुरंत के तुरंत उनको टिकट देने का मतलब यही है कि अभी बहुत समय चाहिए। और यहाँ पर तेज प्रताप यादव का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है और मैनपुरी की सीट ये आती है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव खुद यहाँ से 2014 में सांसद रह चुके हैं। तो ये तमाम जो बातें कहीं ना कहीं सपा खेमे की तरफ जाती हुई नजर आती है, यानी कि उनका पल्ला जो है यहाँ पर भारी दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी ने सिर्फ खानापूर्ति के लिए अनुजेश यादव को उतार दिया है, या यहाँ पर अपर्णा यादव के मना करने के बाद उतारा है, या फिर यादव वर्सेस यादव वो करना चाहते हैं इस मकसद से उतारा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 3-3.5 लाख वोटों में से तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास जो है वो यादव वोट बैंक यहाँ पर नजर आता है। तो ये कुल मिलाकर जो संभावना है उसको तलाशते हुए बीजेपी ने कह सकते हैं यादव चेहरे के ऊपर दाव लगाया है, और खुद सपा कुनबे से, यादव परिवार से एक सदस्यों को तोड़कर खुद में मिलाया है 2019 में। अब जाकर उनकी तरफ कह सकते हैं कि अपना रुझान किया है। तो ऐसे में क्या वो चेहरा है जो यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे, और क्या उनके अंदर वो बात है, वो लोकप्रियता है, वो लोगों के बीच में कह सकते हैं कि पकड़ है कि वो लोग उनको वोट करते हुए नजर आ जाए। तो तमाम सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं अनुजेश के साथ में अभी उतनी परफेक्ट नहीं बैठ पा रही। लेकिन यहाँ पर तेज प्रताप यादव की बात करें तो मैनपुरी का जो पूरा इलाका है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अब बारंबार यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है। बीजेपी ने इन 10-12 सालों में तमाम बार कोशिश की, जब मोदी मैजिक की हम बात करते हैं, मोदी लहर की हम बात करते हैं 2014 से और 24 तक, लेकिन एक बार भी यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई। 2014 में तेज प्रताप यादव जीतते हैं, 19 में फिर मुलायम यादव जीत जाते हैं, और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है, फिर डिम्पल यादव जीतती हैं, उसके बाद 2024 में चुनाव होते हैं, फिर डिम्पल जीतती है। तो अगर इन चुनावों को 4 भागों में बांटा जाए तो चारों में एक तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है। अब यहाँ पर क्या वाकई में अनुजेश कुछ चमत्कार
कर सकते हैं क्या? उनके अंदर वो बात है कि यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं उनको वो मात दे पाएँ? तो तमाम सारे सवाल हैं जो समय उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव क्योंकि पहले से यहाँ पर राजनीति करते रहे हैं, नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनका पलड़ा यहाँ से भारी दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में तेज प्रताप यादव का पलड़ा फिलहाल तो भारी नजर आ रहा है, लेकिन अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछड़ती हुई नजर आई और अखिलेश यादव ही बाजी मारते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर सीटों पर, तो अब ऐसे में अपनी जो गढ़ की सीट है या यूं कहें कि अखिलेश यादव की जो अपनी छोड़ी हुई सीट है उस पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव को यहाँ मैदान में उतारा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी, जिस तरह से सर ने समझाया कि 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस सीट पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या 5वीं बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव इस सीट से अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा का चुनावी सफर तय करना यहाँ मुश्किल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार कद बढ़ना और भारतीय जनता पार्टी का और सीएम योगी आदित्यनाथ का कद घटना यह दर्शाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेला करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।